एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स मैं स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करूंगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करूंगा, 2D एंड 3D स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, स्ट्रेस टेंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो, और रेड एग्जाम के क्वेश्चंस को भी लूंगा। देखेंगे कैसे उन क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। दैट मीन्स आपके पास ना एक क्लियर आइडिया होना चाहिए स्ट्रेस से रिलेटेड। यानी अगर मान लीजिए 2D या 3D स्ट्रेस आता है या उससे कोई क्वेश्चन आता है गेट एग्जामिनेशन में, तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। एकदम क्लियर आइडिया आपके पास होना चाहिए रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। किसी भी टाइप का स्ट्रेस आता हो, कैसा भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम आता हो। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस को जनरली ऐसे लोग डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट व्हाट इज रेजिस्टिंग फोर्स? क्या है रेजिस्टिंग फोर्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टिंग फोर्स? रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब ऐसा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर ये बॉडी इस टाइप से आप ले लेते हो, एक साइड अगर फिक्स किया हुआ है, इस टाइप से आपने कोई बार ले लिया है, और मान लीजिए आप एक साइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नली अप्लाई फोर्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिख दिया हूँ। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे P अप्लाई होता है उसके ऊपर। वैसे कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देते हैं, वैसे कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस लोड, ये जो फोर्स लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स, उसके कारण क्या होगा, बॉडी का जो पोजीशन होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दे विल ट्राई टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से क्या होता है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मान लो अगर मैं बनाता हूँ इसका फ्री डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स बॉडी विल ट्राई टू रिस्टोर इटसेल्फ, बॉडी वापस आने की कोशिश करेगा। वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल, जिसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं और रेजिस्टिंग फोर्सेस बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सपोज करो अगर R लिख रहा हूँ, सो व्हाट इज दिस R इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग फोर्स। इसको बोला जाता है रेजिस्टिंग फोर्स, राइट, दिस इज नोन एज रेजिस्टिंग फोर्स, या फिर इसको बोला जाता है राइट इंटरनल फोर्सेस भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, इंटरनल फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है लगा हुआ है, P जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है, उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देखिए ये जो फोर्स लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स, उसके कारण बॉडी क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके कारण क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा, गैप जो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल विल ट्राई टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मॉलिक्यूल्स वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स बॉडी अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, वापस इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स ये अपोजिट फोर्स जो होगा ना, दिस फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरेशन ऑफ द बॉडी। दैट्स वाई इसको ऐसा बोला जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स भी इसको बोला जाता है। दिस इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी इसी फोर्स के कारण, यानी फोर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के फोर्स के कारण बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर पाता है, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाता है। दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज इंटरनल फोर्सेस। तो ये फोर्स इंटरनल फोर्सेस है, दैट मीन्स बाय द मॉलिक्यूल्स ओनली, उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के कारण फोर्स आ रहा है। इंटरनल फोर्स, रेस्टिंग फोर्स और आल्सो नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। राइट, सिंस आई नो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो वैसे कंडीशन में होना चाहिए समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई P इज इक्वल टू R, यानी जो बाहर से जो अप्लाइड फोर्स है और आपको जो रेस्टिंग फोर्स है, दोनों कितना है, इक्वल है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट अगर एरिया की बात करते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप रेजिस्टिंग फोर्स अगर लेना चाहते हो तो रेजिस्टिंग फोर्स R पर यूनिट एरिया एंड दिस इज नोन एज स्ट्रेस। इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रेस से डिफाइन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं जो रेजिस्टिंग फोर्स ले रहा हूँ दैट इज नॉर्मल टू एरिया ले रहा हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे लिखा हूँ। बाद में आगे जाके डिफाइन करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डिफाइन करूंगा, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और सी स्ट्रेस दोनों को अलग अलग डिफाइन करूंगा यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, या फिर इसको आप पास्कल बोलोगे या मेगा पास्कल, जो भी बोलना आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो बाद में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दैट इज रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब यहाँ पे देखिए ये P और R दोनों और इक्वल है, तो वैसे कंडीशन में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लोड अपॉन एरिया भी बोलते हैं। लोड अपॉन एरिया, आप मैथमेटिकली लोड अपॉन एरिया भी बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकली आप लोड अपॉन एरिया बोल सकते हो। मान लीजिए अगर किसी इंटरव्यू में आपसे कोई पूछा व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेस, यू कांट से लोड अपॉन एरिया, आप वहाँ नहीं बोल सकते हो। आप अगर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, गेट एग्जाम प्रॉब्लम में, किसी एग्जाम प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट द अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय द एरिया।
दैट इज नोन एज स्ट्रेस, वैसा वहाँ पे सोच सकते हो। बट बेसिकली अगर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो रेस्टिंग फोर्स होना चाहिए, रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट होना चाहिए। नाउ व्हाट इज रेस्टिंग फोर्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, रेस्टिंग फोर्स होता क्या है। तो देखो रेस्टिंग फोर्स जो होगा इट्स जस्ट लाइक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी बॉडी अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। देखो रेस्टिंग फोर्स का सीधा सा मतलब ऐसा भी देखा जा सकता है कि बॉडी अपने आप को अपोज, बॉडी जो है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको रेस्टिंग फोर्स बोल रहा हूँ, इसको इंटरनल फोर्स बोल रहा हूँ, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूँ, या फिर इसको अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। और आई एम राइटिंग हियर एज अपोजिंग फोर्स, या फिर इसको बोल रहा हूँ अपोजिंग फोर्स भी बोल रहा हूँ, अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है। वाई वी आर कॉलिंग अपोजिंग फोर्स, बिकॉज ये जो रेस्टिंग फोर्स है, ये जो आर है ना, वो एक्सटर्नल लोड को क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। वही देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लोड है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस बॉडी को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट ये जो फोर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स के कारण जो फोर्स आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम रेस्टिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं, दे विल ट्राई टू, ये जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स है ये ट्राई करेगा उस बॉडी को वापस उसी पोजीशन पे लेके आने के लिए। दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपोजिंग फोर्स, इसको अपोजिंग फोर्स भी बोला जाता है। सो व्हाई बॉडी विल ट्राई टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी जो होता है एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की कोशिश करता है। दैट मींस किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन, अगर मैं बात करूंगा तो उसको जनरली हम ऐसा बोलते हैं, किसी भी टाइप के डिफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, राइट, ध्यान देते हैं, फॉर एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, अगर किसी भी टाइप के अगर मैं डिफॉर्मेशन की बात करूं, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज, राइट, डिफॉर्मेशन मींस चेंज इन शेप एंड साइज, अगर किसी भी टाइप का शेप और साइज में अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इट कैन बी, एग्जांपल में ऐसा बोल सकता हूँ, इट कैन बी इलोंगेशन, राइट, इलोंगेशन एक डिफॉर्मेशन हो सकता है आपके पास। कंप्रेशन जो होगा, कंप्रेशन कैन बी अ डिफॉर्मेशन आपका हो सकता है। बेंडिंग जो होगा, बेंडिंग कैन बी एग्जांपल ऑफ डिफॉर्मेशन। ट्विस्टिंग जो होगा, राइट, ट्विस्टिंग कैन बी एग्जांपल ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ डिफॉर्मेशन, ये सभी डिफॉर्मेशन के एग्जांपल है। दैट मीन्स आप बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप बॉडी के शेप या फिर साइज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लोड, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल लोड, आपको ना एक्सटर्नल लोड की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो उस बॉडी को क्या कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। वो जो सॉलिड बॉडी आप ले रहे हो, उस सॉलिड बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, यानी उसके शेप या साइज को चेंज कर सकता है। वैसे कंडीशन में आप एक्सटर्नल लोड को, एक्सटर्नल फोर्स को लोगे, और वो जो एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको इंटरनल मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे बॉडी के, वो उसको क्या करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे, उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज नोन एज रेजिस्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है। तो बॉडी में जब तक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा तब तक बॉडी में स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, जिसको बोला जाता है। प्रॉपर वर्ड अगर मैं यूज करूं तो उसको बोलते हैं इंड्यूस स्ट्रेसेस, जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो जब तक बॉडी में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा तब तक बॉडी में स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बॉडी में देखिए, बॉडी को आप डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर आप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल एजेंट, आप उस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, उसके शेप या साइज को चेंज करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाई बॉडी विल ट्राई टू रीस्टोर इटसेल्फ, बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। वैसे कंडीशन में बॉडी को वापस अपने पोजीशन पे लाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज द फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी में जब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तब तक स्ट्रेस भी नहीं होगा। बिकॉज व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब तक रेजिस्टिंग फोर्स नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, दैट इज जब तक अपोजिंग फोर्स नहीं होगा तब तक स्ट्रेस नहीं होगा। अपोजिंग फोर्स कब होगा, जब आप बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, राइट। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपके पास रेस्टिंग फोर्स होगा, वैसे कंडीशन में आपके पास स्ट्रेस होगा। तो सबसे पहले देखिए व्हाट डू वी मीन बाय रेस्टिंग फोर्स एज वेल एज व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस को देख लिए और साथ ही साथ रेस्टिंग फोर्स को देख लिए। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो ब्रॉडली जो है जनरली मैं बोल पाऊंगा दो टाइप ऑफ स्ट्रेस ही बोल पाऊंगा। अब देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस जनरली हम ऐसा बोलते हैं, तो टाइप ऑफ स्ट्रेस तो जनरली ऐसा बोलना चाहिए मुझे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज शियर स्ट्रेस, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस मुझे बोलना चाहिए। अब बात करता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और शियर स्ट्रेस क्या है, काफी सिंपल है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस को मुझे डिफाइन करना तो सिंपल सी बात है, आपका अगर रेजिस्टिंग फोर्स अगर
परपेंडिकुलर टू एरिया, उस एरिया के अगर परपेंडिकुलर है, वैसे कंडीशन में स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। लेकिन आपका अगर जो रेजिस्टिंग फोर्स है, आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है अगर वो पैरेलल टू अगर एरिया हो गया तो वैसे कंडीशन में आता है शियर स्ट्रेस आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको जो बॉडी जो डायग्राम बना के मैंने दिखाया है वहाँ पे देखिए इस तरीके से था, सेम डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपके पास ये बॉडी है, राइट, सॉलिड बॉडी है, इसको बार बोल लिया और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लग रहा था, यहाँ पे पी लग रहा था। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि कैसा लोड आना चाहिए, पर्टिकुलर सेक्शन से आप देखते हैं उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, ध्यान दीजिए ये पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ये एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है यहाँ पे पी, और इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आप देखते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा रेस्टिंग फोर्स आ रहेगा, एंड दिस रेस्टिंग फोर्स इज नॉर्मल टू 90 डिग्री यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, नॉर्मल टू दिस एरिया। सो हियर वी हैव प्लेन, इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लेन और सरफेस बोल रहा हूँ, प्लेन और सरफेस, प्लेन और सरफेस। इस प्लेन के ऊपर या फिर इस सरफेस के ऊपर आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो नॉर्मल है, 90 डिग्री बनाया हुआ है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, इफ आर इज राइट परपेंडिकुलर टू एरिया, उस प्लेन से अगर आपको जो रेजिस्टिंग फोर्स है अगर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, वैसे कंडीशन में आपको जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। सो अगर नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो वैसे कंडीशन में आप नॉर्मल स्ट्रेस को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को हमेशा सिग्मा से डिफाइन करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा विल बी नथिंग बट दैट फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो रेजिस्टिंग फोर्स किसी को लोड क्यों बोलता है, दैट इज पी अपॉन एरिया, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, इसी को बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। यूनिट आप ले लोगे जो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर आपको पास कर लेना है, आप इस टाइप से ले सकते हो। ये आ गया आपके पास स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। नाउ नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हो गया। बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, जस्ट लुक एट हियर अबाउट शियर स्ट्रेस। तो अगर मान लीजिए सेकंड में अगर मैं शियर स्ट्रेस के बारे में अगर बात करता हूँ तो शियर स्ट्रेस सिंपल सा मतलब दैट रेस्टिंग फोर्स पैरेलल टू द एरिया, एरिया से पैरेलल होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई ब्लॉक है जिसको आपने लोअर नीचे की तरफ आपने इसको फिक्स करके रखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नीचे की तरफ आपने इसको फिक्स करके रखा है। वैसे कंडीशन में अगर मान लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर आप एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो, इस डायरेक्शन में आप यहाँ पे राइट, इस डायरेक्शन में आप एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वैसे कंडीशन में होगा कैसे, जैसे ये वाला फोर्स जो था, देखिए पहले वाले केस में ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स था, इसको जो फोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल फोर्स बोलेंगे। दिस वाज एक्सियल फोर्स which was acting along the axis of this rod, along the axis of this bar। अब देखिए ये जो बार था उसके एक्सिस के along लग रहा था, this was the axis of the bar। तो ये उसका क्या था, बार का एक्सिस था, एक्सिस ऑफ बार, राइट, एक्सिस ऑफ बार एक्सिस के along लग रहा था, that's why this force is known as axial force, इसको एक्सियल फोर्स बोल रहे थे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल और वी कैन कॉल इट एज शियर फोर्स। इसको टेंजेंशियल या फिर शियर फोर्स भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल और शियर फोर्स बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी अगर मान लीजिए मैं कि पर्टिकुलर अगर देखूंगा कि बॉडी डिफॉर्म कैसे होगा उसकी बात अगर करूँ, तो बॉडी जो डिफॉर्म होगा कैसे डिफॉर्म होगा, फोर्स लगने के कारण क्या होगा, बॉडी इस टाइप से डिफॉर्म होगा, ये इस तरीके से बॉडी आपका क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, लाइक दिस बॉडी आपका ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। दिस इज द न्यू पोजीशन। अगर ये पॉइंट ए है तो डिस्प्लेस हो गया थोड़ा सा पॉइंट, ये आ गया ए डैश पे, ये पॉइंट अगर बी था इस पॉइंट पे डिस्प्लेस होकर आ गया बी डैश पे आ गया। नाउ अगर ये आपका पॉइंट सी और डी था सो इट विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, सी और डी इस टाइप से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया रहा है, यहाँ पे बॉडी में डिफॉर्मेशन है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था अबाउट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में चेंज इन शेप एंड साइज, शेप या साइज में चेंज होगा। मान लीजिए पहले वो आप बोलोगे कि स्क्वायर फॉर्म में था, पहले स्क्वायर के फॉर्म में था, तो अभी क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया, दैट मीन्स इसका शेप क्या हो गया, यहाँ पे अभी चेंज हो गया है। वैसे कंडीशन में इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ शेप चेंज इन शेप एंड साइज, डेफिनेटली देयर विल बी रेजिस्टिंग फोर्स, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, डेफिनेटली देयर विल बी स्ट्रेस, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। वैसे कंडीशन में अगर मैं स्ट्रेस अगर देखना चाहता हूँ कि स्ट्रेस होगा कैसे, यहाँ पे देखिए, तो वैसे कंडीशन में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कौन से डायरेक्शन में स्लाइड कर गए हैं, देखना ये पॉइंट ए जो था यहाँ पे आ गया, यानी इस डायरेक्शन में ये स्लाइड कर गया। ये वाला पॉइंट सपोज करो यहाँ होता, सपोज करो अगर मैं बोल दूंगा ये पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट जो है वो ई डैश है, ये देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ तक क्या कर गया है, स्लाइड कर गया है।
ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ स्लाइड कर गया, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ स्लाइड कर गया। दैट मीन्स जितने मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे वो राइट साइड पे क्या कर गए हैं, स्लाइड कर गए हैं, मूव कर गए हैं। तो बॉडी अपने आप को रिस्टोर कैसे करेगा, बॉडी अपने आप को रिस्टोर कैसे करेगा, जो जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव कर गया हूँ, वापस मुझे उसी पोजीशन पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस उसी पोजीशन में जाने के लिए इस वाले डायरेक्शन में आऊंगा। इन द सेम वे अगर मान लीजिए वैसा है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से यहाँ, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ, अगर ये सब शिफ्ट हो गए हैं, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे लेना चाहते हो, ठीक है, आप देखना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे कैसे आप बना सकते हो इसका, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, देख सकते हो कैसे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक्शन लेके देखते हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से देखिए यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जिसको मैं यहाँ बना सकता हूँ या यहाँ पे भी ऐसे बना सकता हूँ, आप एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप देखना चाहते हो, XX सेक्शन लिख दे रहा हूँ और प्लेन का नाम XX, उस पर आप अगर देखना चाहते हो कि किस डायरेक्शन में आना चाहिए आपका रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ आना चाहिए। देखिए आपका मॉलिक्यूल जो है यहाँ से यहाँ स्लाइड कर गया, तो वापस रीस्टोर करने के लिए कहाँ जाएगा, इधर नहीं आएगा, वापस रीस्टोर करने के लिए, बिकॉज ये देखिए स्लाइड कहाँ के, यहाँ से यहाँ आया है, यानी इस वाले डायरेक्शन में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये इस वाले डायरेक्शन में अलॉन्ग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ऐसे मॉलिक्यूल स्लाइड करके उस तरफ गया है, तो रीस्टोर करने के लिए वापस आने के लिए वापस भी तो वैसे ही आएगा ना, सेम राइट रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अगर आप इसका बनाना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप से बनेगा उसका, राइट, देखिए यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। आप अगर देखना चाहते हैं कि ठीक है कौन से डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो डेफिनेटली आपको जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ऐसा आएगा, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल लोड लगाया था इस डायरेक्शन में P, और इस पर्टिकुलर इस सरफेस के ऊपर, पर्टिकुलर इस सरफेस के ऊपर जिसको आप XX प्लेन बोल रहे हो, उसमें इस डायरेक्शन के ऊपर सारे मॉलिक्यूल्स का रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स, इस सरफेस को जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू रिवर्स बैक, सभी के सभी रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ प्लेन XX, ये प्लेन XX है, या फिर जिसको मैं सरफेस बोल रहा हूँ यहाँ पे सरफेस XX, प्लेन और सरफेस XX जिसको बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, पहले वाले केस में देखिए मैं यहाँ पे जब बना रहा था पहले वाले केस में, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले वाले केस में, ये पर्टिकुलर प्लेन या सरफेस जब था, ये पर्टिकुलर प्लेन या सरफेस था, तो आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स था, जो रेजिस्टिंग फोर्स ये इंटरनल फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स था, वो नॉर्मल था, परपेंडिकुलर था उस प्लेन से। बट यहाँ पे देखिए इस वाले केस में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो पर्टिकुलर प्लेन है उसके पैरेलल है यहाँ पे, दैट मीन्स R इज पैरेलल टू द सरफेस एरिया, उस पर्टिकुलर प्लेन से उस पर्टिकुलर सरफेस से कैसा बताना पैरेलल है, वहाँ पे परपेंडिकुलर था, और कभी भी पैरेलल होता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। सो शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, तो शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पे जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा था तो भी मैं सेम वैसे ही डिफाइन कर रहा था, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही डिफाइन कर रहा था मैं यहाँ पे भी ऐसे रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस ध्यान देना है आपको, डिफरेंस एकदम क्लियर है आपके पास, इफ द रेजिस्टिंग फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया इट विल बी अ शियर स्ट्रेस, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस हो जाएगा। बट इफ द रेजिस्टिंग फोर्स इज नॉर्मल टू द एरिया, इफ द रेजिस्टिंग फोर्स इज नॉर्मल टू द एरिया, वैसे कंडीशन में क्या आएगा आपके पास, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाउ इज राइट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ यहाँ पे आपको टाउ और लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, व्हाट इज रेजिस्टिंग फोर्स। आप रेजिस्टिंग फोर्स देखिए, तो अगर इसको आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, तो वैसे कंडीशन में आप बोल पाओगे P इज इक्वल टू R, P किसके इक्वल है बताना, R के इक्वल है समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन, तो दोनों का जो नेट बैलेंस करेंगे तो दोनों फोर्स कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वैसे कंडीशन में आप लिख पाओगे लोड अपॉन एरिया, तो इसको भी लिखते हैं हम लोग लोड अपॉन एरिया लिखते हैं, उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आता है लोड अपॉन एरिया। अब देखिए ये वाला भी आ रहा था आपका लोड अपॉन एरिया आ रहा था, तो नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और यहाँ पे शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, और दोनों आता है लोड अपॉन एरिया, मैथमेटिकली दोनों लोड अपॉन एरिया आता है, यूनिट भी सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट एक ही सिंगल डिफरेंस होगा। तो अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस देखना है तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस सिर्फ यहीं पे है, इफ रेजिस्टिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया इट विल बी अ नॉर्मल स्ट्रेस, इफ रेजिस्टिंग फोर्स इज पैरेलल टू एरिया इट विल बी अ शियर स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस हो जाएगा। बस उसके अलावा बहुत ज्यादा आपको कोई डिफरेंस देखना नहीं है, आपको सिर्फ रेजिस्टिंग फोर्स को देखना है, राइट, ध्यान देना है, और आपको ना जो बाहर से जो लगा हुआ लोड है ना उसको नहीं देखना है। आगे जाके मैं बढ़ाऊंगा आपको, जब मैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे आऊंगा, दैट इज मोहर सर्कल पे आऊंगा, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी आप कई बार उसको बोलते हैं उस चैप्टर को। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना तो काफी क्लियर वे में उसको देखेंगे कि आपका बॉडी में किसी भी टाइप से बाहर से लोड लगा हो, डजंट मैटर, चाहे वो
लोड जो लगा हुआ है एक्सियल लगा हुआ है, चाहे वो लोड लगा हुआ है टेंजेंशियल लगा हुआ है, डजंट मैटर। आपको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर, बॉडी के अंदर में किस प्लेन के ऊपर आप स्ट्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हो, किस स्ट्रेस पे आपको स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है, किस प्लेन के ऊपर, उस प्लेन पे डिपेंड करेगा क्या रेजिस्टिंग फोर्स उस प्लेन के नॉर्मल है या फिर रेजिस्टिंग फोर्स उस प्लेन के पैरेलल है। सिर्फ ये दो चीज आपको देखना होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेन को, बॉडी में बहुत सारे प्लेन है, आप जिस प्लेन को भी आप सेलेक्ट करोगे एक बार, उस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है आपका, राइट, उस एरिया के या उस प्लेन के या उस सरफेस से परपेंडिकुलर है आपका रेस्टिंग फोर्स या फिर उसके पैरेलल है आपका रेस्टिंग फोर्स। बस आपको इतना देखना है। अगर वैसे पैरेलल है तो वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस हो जाएगा, राइट, और अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है या शियर स्ट्रेस क्या होता है, और रेजिस्टिंग फोर्स को मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया हूँ। जैसे मैं स्टार्ट से पढ़ा रहा था, आप कोशिश करेंगे, देखेंगे रेजिस्टिंग फोर्स जिसको इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं, इंटरनल एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, या फिर रीस्टोरिंग फोर्सेस बोलते हैं, या फिर इसको अपोजिंग फोर्सेस बोलते हैं। ध्यान देना है, अगर बॉडी में किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन होगा तो बॉडी का जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होगा उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, एंड दैट फोर्स is known as resisting force or opposing force because of the molecules, and that resisting force per unit area is known as stress। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस बोलते हैं बेसिकली। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो मैं आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनके अप्रोच के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि गेट की प्रॉब्लम्स आप कैसे बना पाओगे, कितने ईजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे, उसी वे में अप्रोच कर रहे हैं हम लोग इस सिलेबस को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस को, कि आप कितने बेटर वे में समझोगे और कितने बेटर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे। तो आई होप कि आइडिया हो गया होगा आपको स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस जो होता है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में यहाँ पे देखा, नॉर्मल, शियर स्ट्रेस, और भी स्ट्रेस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं जो आगे चल के हम लोग धीरे धीरे ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स उनको हम क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, क्लियर होते रहेगा अपना। देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को पढ़ने के बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रेस टेंसर को देखेंगे फॉर 3D एंड 2D स्ट्रेस सिस्टम। क्योंकि देखिए आगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे बढ़ोगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा 2D सिस्टम और 3D सिस्टम को। और बेसिकली अगर बात करूंगा सिलेबस की गेट एग्जाम के, तो मैक्सिमम हम लोग जो डील करते हैं वो 2D से डील करते हैं, बट इवन तो 3D का भी यूज आता है। तो आपको ना दोनों एकदम क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जो है उनको प्रॉपर वे में आपको नोन होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन कैसा होगा। तो अगर मैं स्ट्रेस टेंशन की अगर बात करता हूँ तो बेसिकली इट मीन्स, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ऐसा हो सकता है इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस at any point in a stressed body, किसी स्ट्रेस्ड बॉडी में स्टेट ऑफ स्ट्रेस को सिर्फ रिप्रेजेंट करने का काम होता है स्ट्रेस टेंसर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 3D स्ट्रेस सिस्टम ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 3D स्ट्रेस सिस्टम, 3D की बात कर रहा हूँ। बेसिकली मान लीजिए आपके पास एक, राइट, कोई पॉइंट ले रहा हूँ बॉडी की साइड कोई पॉइंट है, 3D स्ट्रेस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, राइट। ध्यान दीजिए अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो वैसे कंडीशन में ऐसा हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे देखिए 3D की बात कर लिया हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। देखिए ये अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करूँ तो ये सपोज करिए मेरे पास एक्स डायरेक्शन हो जाता है, यहाँ पे ये मेरे पास वाई डायरेक्शन हो गया और ये मेरे पास हो गया जेड डायरेक्शन हो गया। जहाँ पे आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, वाई और ये हो गया आपके पास जेड हो गया। नाउ यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, मैं आपसे जैसे नॉर्मल स्ट्रेस की बात किया, सिग्मा की बात किया और टाउ की बात किया थोड़ी देर पहले। डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस एक ही चीज़ है, आपका जब रेस्टिंग फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू एरिया होगा तो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, रेस्टिंग फोर्स पैरेलल टू एरिया होगा तो वो हो जाएगा आपके पास शियर स्ट्रेस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस किया हूँ। उसी के बेसिस पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर इस पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं शेड करता हूँ, ध्यान दीजिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कौन सा एरिया है, ध्यान दीजिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कौन सा, अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, जिस प्लेन को मैं शेड किया हूँ उस प्लेन की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस जो है तो उसका प्लेन कौन सा हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा। दिस विल बी वाई जेड प्लेन, क्योंकि उस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मेरा जो हाथ है, पाम जो है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसके ऊपर है, तो जेड विल बी नॉर्मल टू दिस, तो जेड जो होगा आपका इसके ऊपर
जेड विल बी नॉर्मल टू, तो अगर ये पाम जो है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड इसके कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस से जो इसके नॉर्मल, उस प्लेन के नॉर्मल है, तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो इसको या तो बोलते हैं, इसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं, या फिर उसको एक्स फेस बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स फेस, या फिर उसको बोला जाता है एक्स फेस बोला जाता है, राइट। इन द सेम वे अगर मैं इसको वाई एक्सिस अगर मैं बोल रहा हूँ, इस वाले को अगर मैं सपोज करो, अगर मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस, तो या तो उसको वाई एक्सिस बोलूँगा, तो ये जो पर्टिकुलर मेरा, ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेन को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। सो दिस इज जेड एक्स प्लेन, और इसको वाई फेस भी बोल सकते हैं, और इज नोन एज वाई फेस, इसको वाई फेस। वैसे ही जेड एक्सिस वाला जो है, इसको या तो आप बोल सकते हो जेड फेस बोल सकते हो, जेड फेस, या फिर आप इसको एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आप इसको बोल सकते हो, एक्स वाई प्लेन आप इसको बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फेसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपके पास ऐसा तीन फेस आ गया है, एक आ गया है एक्स फेस, एक आ गया है वाई फेस, और एक आ गया जेड फेस, तीन अलग अलग फेस आ गया है। अब तीनों के ऊपर स्ट्रेस अलग अलग तीन डायरेक्शन में कैसे आ सकता है उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं अगर सबसे पहले वाले फेस की अगर बात करूँ, फिर से ये डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले वाले फेस की अगर बात करता हूँ इस टाइप से, दैट इज एक्स फेस के लिए अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं एक्स फेस के लिए अगर मैं बात करूँगा, तो वैसे कंडीशन में कैसा होगा, ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ एक्स वाले फेस के लिए बात करता हूँ, इस वाले फेस के लिए, एक्स वाले फेस के लिए बात करूँगा, तो देखिए एक तो एक्स के डायरेक्शन में आ सकता है स्ट्रेस, इसी फेस के ऊपर एक एक्स डायरेक्शन में आ सकता है, इसी फेस पे एक वाई डायरेक्शन पे आ सकता है, और इसी फेस पे एक जेड डायरेक्शन में आ सकता है। दैट मीन्स इसको ऐसा बोलते हैं, टाउ एक्स एक्स बोलते हैं, इस वाले को यहाँ बोल रहा हूँ टाउ एक्स वाई बोल रहा हूँ, इस वाले को बोल रहा हूँ यहाँ पे टाउ एक्स जेड बोल रहा हूँ। दैट मीन्स राइट, टाउ एक्स आई एक सिंबल होता है, जनरल नोटेशन होता है, टाउ आई जे होता है, टाउ आई जे होता है, दैट इज स्ट्रेस ऑन ith फेस, स्ट्रेस ऑन ith फेस इन jth डायरेक्शन, इन jth डायरेक्शन जिसको पढ़ते हैं हम लोग। तो इस टाइप से लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज अगर मैं टाउ अगर मान सपोज करो एक्स वाई की बात किया, तो ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रेस ऑन एक्स फेस, स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, दैट्स व्हाट इज नोन एज आई जे। आई जे बोलते हैं, आई जे मतलब पहला लेटर कौन से फेस के ऊपर, दूसरा लेटर रिप्रेजेंट करेगा कौन से डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन। तो अगर टाउ एक्स एक्स कोई मुझे बोलेगा तो क्या बोलना पड़ेगा, स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन, कोई बोलेगा स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन जेड डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। तो देखिए जिस फेस पे और जिस डायरेक्शन पे है, तो ये जो स्ट्रेस हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो वो जो आपका जो प्लेन बना हुआ है, एक्स प्लेन बना है, राइट, ये वाला जो है, ये वाला उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल है। अगर मैं सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहा हूँ। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी प्लेन की भी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। उस एक प्लेन के ऊपर आप देखोगे तो तीन स्ट्रेसेस में दिया, एक एक्स वाले फेस पे एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स वाले फेस पे वाई डायरेक्शन में, और एक एक्स वाले फेस पे जेड डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब ये वाला देखिए, ये जो आपका है ना, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल हो जाएगा, बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे, शियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन बाकी दो जो है ना उस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना, टाउ एक्स को कुछ लोग सिग्मा एक्स एक्स लिखते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ सिग्मा एक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिग्मा एक्स, इसको लिखते हैं सिग्मा एक्स लिखते हैं। तो आपका बाकी का जो दो बच गया है, दैट इज टाउ एक्स वाई, और जो आपका बच गया है टाउ एक्स जेड बच गया है, ये उस प्लेन के ऊपर, ये दोनों जो हो जाएगा, दिस विल बी शियर स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेसेस ऑन एक्स फेस। तो वो एक्स फेस के ऊपर, एक्स फेस बोल सकते हो, या फिर आप वाई जेड प्लेन भी बोल सकते हो, ऑन एक्स फेस और वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के ऊपर या एक्स फेस के ऊपर वो दोनों शियर स्ट्रेस है, और आपका जो टाउ एक्स एक्स है, या सिग्मा एक्स एक्स या सिग्मा एक्स जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। तो एक फेस के ऊपर आपका तीन स्ट्रेस आएगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और दो शियर स्ट्रेसेस आएंगे। वैसे ही आपके पास तीन फेसेस है टोटल, देखिए यहाँ पे भी एक फेस है आपके पास, तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में ऐसा होगा, एक आपका हो जाएगा टाउ, सिमिलरली टाउ वाई वाई जिसको आप सिग्मा वाई बोल सकते हो, और एक इस तरफ आएगा दैट इज शियर स्ट्रेस ऑन वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन, और एक इस तरफ आ जाएगा टाउ वाई जेड शियर स्ट्रेस ऑन वाई फेस इन जेड डायरेक्शन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए, एक इस डायरेक्शन में आप लिखोगे, जहाँ पे आप लिख सकते हो टाउ
जेड जेड लिख सकते हो या फिर सीधा सिग्मा जेड लिख सकते हो, और ये आ जाएगा आपका इस तरीके से टाउ जेड एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाउ जेड वाई आ जाएगा इस टाइप से। दैट इज शियर स्ट्रेस ऑन जेड फेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस ऑन जेड फेस इन वाई डायरेक्शन। हमेशा पहला वाला लेटर जो होगा ना वो फेस बताएगा, और हमेशा जो दूसरा वाला लेटर जो होगा, जिस आई जे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूसरा लेटर बताएगा उस फेस में कौन से डायरेक्शन में आप शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हो। तो टोटल यहाँ पे 3 फेसेस है, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, टोटल 3 फेसेस है यहाँ पे, और हर एक फेस पे आपका 3 स्ट्रेस है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, 2 शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ स्ट्रेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। उन 9 एलिमेंट्स को 3D स्ट्रेस टेंसर अगर लिखें, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ 3D स्ट्रेस टेंसर, तो जनरली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे राइट, स्ट्रेस टेंसर फॉर 3D, तो उसको जनरली ऐसा लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेस टेंसर फॉर 3D। तो 3D स्ट्रेस टेंसर को जनरली ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे राइट, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली ऐसा मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ लिखते हैं टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, और लिखते हैं टाउ एक्स जेड। अब देख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, पहला लेटर तीनों का एक्स है, इसका मतलब क्या है, टाउ वन एक्स फेस, कौन सा डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, टाउ वन एक्स फेस, टाउ वन एक्स फेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो कुल मिला के पहला वाला जो रो बन गया वो बन गया आपका एक्स फेस के लिए बन गया, पहला वाला बन गया आपके लिए एक्स फेस के लिए बन गया। दूसरा टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई और टाउ वाई जेड, दैट मीन्स स्ट्रेस ऑन वाई फेस वाई फेस वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, यानी ये बन गया वाई फेस के लिए तीनों डायरेक्शन बन गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाई फेस। तो इसको बोलेंगे सेकंड वाला रो वाई फेस के लिए हो गया। टाउ ये हो जाएगा जेड एक्स, ये होगा टाउ जेड वाई, और ये हो जाएगा टाउ जेड जेड हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेस ऑन जेड फेस एक्स डायरेक्शन, जेड फेस वाई डायरेक्शन, जेड फेस जेड डायरेक्शन, यानी ये जेड फेस पे तीनों डायरेक्शन के लिए हो गया, दैट्स वाई थर्ड वाला रो आपका जेड फेस के लिए हो गया, इस टाइप से हो गया। तो ये आप ऐसे लिख दे रहे हो। अब डायगोनल की अगर बात करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि जो डायगोनल है यहाँ पे, मैं डायगोनल को यहाँ तो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो डायगोनल आ रहा है आपके लिए, आप इस डायगोनल में ऐसे देख सकते हैं कि आपके लिए टाउ एक्स एक्स आ रहा है, टाउ वाई वाई आ रहा है, और टाउ जेड जेड आ रहा है इस डायगोनल एलिमेंट पे। इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपके लिए क्या आ रहा है बताना, नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहा है, बाकी सब कैसे आ रहे हैं बताना, शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ये आप स्ट्रेस टेंसर अगर 3D के लिए अगर स्ट्रेस टेंसर आप लिख रहे हो तो वैसे कंडीशन में आप लिख सकते हो उसको सिग्मा एक्स लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो टाउ एक्स वाई लिख सकते हो, टाउ एक्स जेड लिख सकते हो। दूसरे वाले को लिख सकते हो टाउ वाई एक्स लिख सकते हो, सिग्मा वाई लिख सकते हो, और टाउ राइट वाई जेड लिख सकते हो। थर्ड वाले को टाउ जेड एक्स लिख सकते हो, टाउ जेड वाई लिख सकते हो, और सिग्मा जेड लिख सकते हो। अब देखोगे जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेस का है, बाकी सभी एलिमेंट्स जो है वो शियर स्ट्रेस हो जाएंगे। इस टाइप से आपका हो गया, जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो आपके शियर स्ट्रेस हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रेस टेंसर फॉर 3D। 3D के लिए मैंने स्ट्रेस टेंसर लिखा है। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर मैं बना हुआ ऐसा देखता हूँ, कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में देखता हूँ, किसी बुक में पढ़ता हूँ कि ये स्ट्रेस टेंसर ऐसा बना, इसका क्या मतलब है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से फेस पे कौन से डायरेक्शन में व्हाट इज द वैल्यू स्ट्रेस, स्ट्रेस का वैल्यू क्या है। सपोज करो अगर यहाँ पे 30 लिखा होता, 30 मेगापास्कल लिखा होता, इस जगह पे जहाँ पे ये सिग्मा एक्स है, सपोज करो यहाँ 30 मेगापास्कल लिखा होता, 30 मेगापास्कल, इसका मतलब मैं समझ जाता कि सिग्मा एक्स मतलब एक्स वाले फेस पे एक्स वाले डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस जो आ रहा है वो 30 मेगापास्कल का आ रहा है। वैसे ही ये जो 9 एलिमेंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, वो पूरा 9 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में अगर लिखा हुआ है 3D स्ट्रेस टेंसर करके, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बॉडी में अगर मैं एक 3D बॉडी मानता हूँ, वहाँ पे स्ट्रेस एलिमेंट 3D स्ट्रेस्ड एलिमेंट अगर लेता हूँ, तो उस स्ट्रेस एलिमेंट पे कौन से फेस पे कौन से डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस का वैल्यू है वो वहाँ पे मैं देख के पढ़ सकता हूँ। उसका सिर्फ उतना ही काम है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है उसका। तो स्ट्रेस टेंसर जो हम बनाते हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया हूँ, यहाँ देखिए, इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन स्ट्रेस्ड बॉडी। किसी भी स्ट्रेस्ड बॉडी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम देखते हैं सिर्फ हाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कैसा स्ट्रेस है वहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन द डिफरेंट प्लेन्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग प्लेन पे अलग अलग डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस का वैल्यू है, सिर्फ उसको क्या करता है ये स्ट्रेस टेंसर उसको क्या करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और ये मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस किया हूँ वो 3D स्ट्रेस टेंसर के बारे में बात किया हूँ, जहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की बात किया हूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों ही बात किया हूँ। अब बात करेंगे 2D स्ट्रेस टेंसर की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम और बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम की बात करेंगे। सो नाउ स्टार्टिंग 2D और बाई एक्सियल, 2D और बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, बाई एक्सियल
स्ट्रेस सिस्टम, या अब 2D और बाई एक्सेल स्ट्रेस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस सिस्टम स्ट्रेस टेंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा एग्जांपल, 2D और 3D के एक ही डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हैं, उस बुक में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है, लेंथ है, विड्थ और हाइट है। अगर मान लीजिए उस बुक का अगर आप एक पेज अगर फाड़ लेते हैं तो वो 2D, पूरा का पूरा बुक आपका 3D है, उसमें से एक पेज अगर फाड़ ली तो क्या बन गया, वो 2D बन गया। बिकॉज उस पर्टिकुलर पेज का लेंथ तो उतना ही है जितना बुक का लेंथ था, विड्थ तो उतना ही है जितना बुक का विड्थ था, बट उसका हाइट जो है ऑलमोस्ट 0 हो गया है, क्योंकि आपने एक पेज फाड़ा, उसमें से एक पन्ना आपने उसमें से निकाला है। वैसे कंडीशन में पूरा बुक का थिकनेस होगा बट पेज का थिकनेस नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सिंगल पेज आप निकाल लेते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि 3D को 2D में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं 3D को अगर मैं 2D में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 3D बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, पूरा बुक बोल दे रहा हूँ। मान लो एग्जांपल बुक ले लिया, बिकॉज बुक के पास क्या होगा ना, लेंथ भी होगा, राइट, बुक के पास लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और थिकनेस भी होता है, राइट, या हाइट होता है। लेकिन अगर मैं 2D की बात करूं, राइट, वन पेज ऑफ बुक, अगर बुक का एक अगर पेज ले लूं तो उसके पास जो होगा ना, लेंथ तो उतना ही होगा, विड्थ उतना ही होगा जितना उस बुक का था। उसी बुक का एक सिंगल पेज ले रहा हूं मैं, ध्यान देना है। लेकिन उस पेज का जो थिकनेस होगा ना, वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई अगर उस बुक में से एक सिंगल पेज फाड़ लेते हैं तो वो 3D जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2D में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही मैं किसी 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 3D फिगर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लेंथ देखने को मिल सकता है। ये लेंथ है, सपोज करो हियर वी हैव लेंथ, ये उसमें सपोज करो ये आपको लेंथ दिख रहा है। सपोज अगर क्यूबॉइडल होता तो ये आपको लेंथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप विड्थ हाइट आपको देखने को मिल रहा है, और ये विड्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सपोज करिए आपको ये विड्थ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये सपोज करो यहाँ पे आपको ये हाइट देखने को मिल रहा है, हाइट थिकनेस बोल रहा हूँ, हाइट देखने को मिल रहा है, इस टाइप से आपको मिल रहा है, राइट। तो वैसे इस कंडीशन में क्या है, आपको तीनों ही डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट, दैट्स व्हाई इट्स अ 3D। तो ये क्या है बता रहे हैं यहाँ पे 3D है। अब अगर मैं कोई 3D को अगर 2D में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक डायमेंशन को 0 करना पड़ेगा, या तो लेंथ, या तो विड्थ, या तो हाइट, तीनों में से कोई भी एक आप 0 कर दीजिए। या तो आप लेंथ को 0 कर दीजिए, या तो आप विड्थ को ऑलमोस्ट 0 कर दीजिए, या तो आप थिकनेस को ऑलमोस्ट 0 कर दीजिए। किसी एक को भी अगर आप 0 कर देंगे, वैसे कंडीशन में किसी भी एक को अगर आप 0 कर देंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा आपके पास कि वो 3D जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से है, ये वाला जो है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस विड्थ को 0 कर दूं, तो अगर मैं विड्थ को 0 कर दूंगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन 0 रिड्यूस हो जाएगा, तो सामने वाला फेस तो आपका रहेगा, लेकिन ये दोनों फेसेस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आपके। यानी वाई एक्सिस वाला वाई फेस और एक्स फेस वैसे केस में गायब हो जाएगा, सिर्फ एक ही फेस बचेगा, जेड फेस। अगर मैंने विड्थ को 0 कर दिया, मान लो मैं विड्थ को 0 कर देता हूँ, राइट, लेट विड्थ इज 0। तो 3D में आपके पास था, 3D फिगर था आपके पास, उसमें लेट थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस, थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस इज 0। आप थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस को 0 ले लेते हैं, और वहाँ पे थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस जो है, एक काम करो, सिंबल को नोटेशन कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे लेंथ दिया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग जो थिकनेस है वो, राइट, एक्स एक्सिस के अलोंग जो थिकनेस है वो सपोज करो आपका लेंथ है, इस वाले को मैं अगर यहाँ पे विड्थ बोल रहा था और इस वाले को यहाँ पे से थिकनेस बोल रहा था, जेड एक्सिस के अलोंग जो इस टाइप से। अब इस थिकनेस को अगर मैं 0 कर दूं, जेड एक्सिस के अलोंग जो थिकनेस है उसको मैं अगर 0 कर देता हूँ, तो वैसे कंडीशन में वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस इज 0। जेड एक्सिस के अलोंग थिकनेस जो है टी जो है उसको ऑलमोस्ट क्या कर दिया, थिकनेस को 0 कर देता हूँ, तो वो 2D प्लेन बन जाएगा। 2D प्लेन कौन सा प्लेन बनेगा, देखिए इस टाइप से 2D प्लेन बनेगा। तो वहाँ पे आपको जो 2D प्लेन बनेगा उसमें कौन सा फेस बचेगा, सिर्फ ये ऐसे 2D में कन्वर्ट हो गया, ऐसे 2D में कन्वर्ट हो गया, और वहाँ पे आपके पास सिर्फ बच जाएगा, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई बच जाएगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी इस प्लेन को आप बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन आप बोल सकते हैं। सो दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज एक्स वाई प्लेन। तो आप इसको बोल लीजिए, या तो एक्स वाई प्लेन बोल लीजिए उसको, या तो आप एक्स फेस बोल लीजिए। तो या तो ऐसे बोल ले रहे हैं इसको एक्स वाई प्लेन, या तो उसको एक्स वाई प्लेन बोल लो, या फिर आप उसको क्या बोल लो, जेड फेस बोल सकते हो, या तो आप उसको जेड फेस। तो आपके सिर्फ जेड फेस बचेगा, बाकी 2 फेस आप नहीं देख पाओगे, आप एक्स फेस और आप वाई फेस को नहीं देख पाओगे, बिकॉज इट्स ए 2D। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात किया ना, एक अगर मान लीजिए बुक है जिसमें 500 या 1000 पेजेस है, वैसे बुक में इतना थिकनेस का बुक है आपके पास, तो वैसे कंडीशन में आप
उसका लेंथ भी देख सकते हैं, विड्थ भी देख सकते हैं, हाइट भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे ना तीनों फेस देख सकते हैं। लेकिन अगर एक पन्ना फाड़ लेंगे, एक पेज फाड़ लेंगे तो आप तीनों फेस नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप उसका पेज का जो डायमेंशन, लेंथ, विड्थ वो देख पाएंगे, एक ही फेस देख पाएंगे, बाकी का 2 फेस तो आपको दिखेगा ही नहीं। वैसे यहाँ पे आपको ना सिर्फ जेड फेस दिखेगा, बाकी का 2 फेस आपको नहीं दिखेगा जो पहले दिखना चाहिए। अब देखिए वैसे कंडीशन में क्या होगा, जिस फेस के राइट अब थिकनेस कौन से अलॉन्ग जीरो की, देखिए थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस इज जीरो, दैट मीन्स आप जिसके लॉन्ग थिकनेस एक बार जीरो कर दिए उसके लॉन्ग आने वाला सभी स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। बिकॉज स्ट्रेस का मतलब होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब होता है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरनल एटॉमिक फोर्सेस, इंटरनल अपोजिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन जिस एक्सिस के अलॉन्ग आपने थिकनेस जीरो कर दिया है उस एक्सिस के अलॉन्ग फिर रेजिस्टिंग फोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। और वैसे कंडीशन में आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस, जिसके अलॉन्ग आपका थिकनेस जीरो हो गया ना, इफ थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस इज जीरो, दैट्स व्हाई स्ट्रेस राइट, स्ट्रेसेस अलॉन्ग जेड एक्सिस, स्ट्रेसेस अलॉन्ग जेड एक्सिस विल बी जीरो, स्ट्रेसेस अलॉन्ग जेड एक्सिस विल बी जीरो, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिखना चाहते हो टाउ जेड जेड, तो टाउ जेड जेड आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जेड से रिलेटेड, देखिए जहाँ पे भी जेड जेड आएगा वो आप क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो जीरो हो गया, फिर आपका टाउ एक्स जेड जीरो हो गया, टाउ जेड एक्स जीरो हो गया, ये सभी चीज जो हो जाएगा, टाउ जेड जेड हो गया, फिर आपके पास टाउ एक्स जेड हो गया, फिर आपके पास टाउ जेड एक्स हो गया है आपके पास, और कौन सा टर्म बचेगा आपके पास बताइए, ये टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई जो हो जाएगा, ये सभी टाउ वाई जेड, तो टाउ वाई जेड हो गया, और साथ ही साथ आपके पास टाउ जेड वाई, ऑल दीज आर जीरो। जेड से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो गए, ध्यान देना है, जेड से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेसेस जीरो हो गया। थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस इज जीरो, क्योंकि आपने उस 3D को 2D बनाने के लिए, ध्यान देना है, 3D को 2D बनाने के लिए आपने थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस को क्या रखा है, जीरो रखा है। दैट्स वाई क्या होगा, जेड एक्सिस जहां जहां पे भी जेड, कोई भी जेड आपको टर्म दिखेगा वो सभी, ये पूरा का पूरा 9 एलिमेंट था। देखिए 3D स्ट्रेस एलिमेंट में आपके पास 9 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, इस 9 एलिमेंट्स में जहां जहां पे भी जेड दिखेगा वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपने थिकनेस अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना किया है, जीरो किया है, फॉर कन्वर्सन ऑफ कन्वर्टिंग 3D इंटू 2D, वैसे करने के लिए। तो वैसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे सब जीरो हो गया। तो आपके पास अगर मैं स्ट्रेस टेंसर की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रेस टेंसर, तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ स्ट्रेस टेंसर, अगर लिखना चाहता हूँ स्ट्रेस टेंसर फॉर 2D, अगर 2D के लिए अगर मैं स्ट्रेस टेंसर लिखना चाहूँ, तो देखिए उस 9 एलिमेंट्स में से कौन कौन सा एलिमेंट्स यहाँ बचेगा आपके पास, देखते हैं उस 9 एलिमेंट्स में से। देखिए उस 9 एलिमेंट्स में से क्या होगा, ये वाला जीरो हो गया है, ये वाला जीरो हो गया है आपके पास, ये वाला जीरो हो गया है, और ये वाला जीरो हो गया है, और ये वाला भी आपके पास जीरो हो गया है, ये इतने पूरे जीरो हो गए। तो आपके पास ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट सिर्फ बचेगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, ये 4 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला सिग्मा एक्स, दूसरा टाउ एक्स वाई, राइट, इस टाइप से बचेगा, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई बच जाएगा, और ये बच जाएगा आपके पास टाउ वाई एक्स, और ये बचेगा आपके पास सिग्मा वाई। जहाँ पे डायगोनल जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस को, और बाकी के 2 एलिमेंट क्या होंगे, सी स्ट्रेस को। चार ही एलिमेंट होंगे, 4 ही स्ट्रेस यहाँ पे आपके पास होंगे। पहला वाला एक्स फेस के लिए होगा, दूसरा वाला वाई फेस के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता था, पहला वाला एक्स फेस के लिए था, पहला वाला रो, दूसरा वाला रो वाई फेस के लिए, और तीसरा वाला रो किसके लिए था बताना, जेड फेस के लिए था। एक्स फेस, वाई फेस और जेड फेस। यहाँ पे ऐसा होगा, पहला वाला जो होगा सिर्फ एक्स फेस के लिए होगा, दूसरा वाला सिर्फ किसके लिए होगा बताना, वाई फेस के लिए होगा। यहाँ पे इस टाइप से आप बोल पाओगे जेड फेस पे, बिकॉज थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग थिकनेस आपने जीरो कर दिया है, इसलिए जेड फेसेस पे जितने भी आने वाले स्ट्रेस थे जेड से रिलेटेड सब कितने हो गए, जीरो हो गए। वैसे कंडीशन में यहाँ पे देखो स्ट्रेस कैसे बनाऊंगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा सिर्फ सिग्मा एक्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास सिग्मा वाई। 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस आ गया पहली बात। उसके बाद क्या आएगा बताना, एक आएगा आपका टाउ एक्स वाई, यानी एक्स वाले फेस पे आपका, राइट, एक्स वाले फेस पे आपका जो वाई डायरेक्शन में है, तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज टाउ एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा जो है टाउ वाई एक्स है, तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा टाउ वाई एक्स आ जाएगा। हियर वी हैव टाउ वाई एक्स, ये आ गया टाउ वाई एक्स। तो सिग्मा वाई यहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, और इन दोनों का राइट टाउ एक्स वाई, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2D स्ट्रेस एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग 2D स्ट्रेस एलिमेंट। 2D स्ट्रेस एलिमेंट
जिसको हम बार बार मोहर सर्कल में यूज करते हैं, बार बार मोहर सर्कल में यूज करेंगे 2D स्ट्रेस एलिमेंट, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हम इसको यूज करते हैं 2D स्ट्रेस एलिमेंट को यूज करते हैं, जहां पे आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स होता है, बार बार हम लोग क्या करते हैं ऐसा यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये जो टाउ एक्स वाई है और टाउ वाई एक्स है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों कैसा होता है, बराबर होता है, उसको भी देखते हैं क्यों दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्यों दोनों बराबर होता है वो भी देखेंगे। दैट्स मीन्स बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे हैं यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए हो कि व्हाट इज स्ट्रेस टेंसर। तो बेसिकली स्ट्रेस टेंसर जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सिर्फ, बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो सिर्फ इतना बताता है कि उस स्ट्रेस्ड बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किस प्लेन की अगर बात कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेस टेंसर का, तो इसका काम सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना, एक आइडिया आपको लगता है कि एक स्ट्रेस टेंसर को देखने के बाद आपको सिर्फ यही आइडिया लगता है कि कौन से प्लेन पे कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेस का कितना वैल्यू है, बस, उससे और कुछ नहीं, राइट। ये सिंपल हो गया, आपके पास स्ट्रेस टेंसर का बेसिक आइडिया हो गया। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था बताना, 3D स्ट्रेस टेंसर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। 3D स्ट्रेस टेंसर से मैंने स्टार्ट किया है, पहले 3 डायमेंशनल के बारे में देखे, जहाँ पे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड 3 फेसेस पे देखे, तीनों डायरेक्शन में देखे। उसके बाद 3D स्ट्रेस टेंसर के लिए पहले मैंने आपको सिंपली बताने के बाद 3D स्ट्रेस बताया है, और उसके बाद फाइनली मैं 3D को किस में कन्वर्ट कर दिया था बताना, 2D में कन्वर्ट कर दिया था। और कन्वर्ट करने का तरीका भी एकदम आसान वे में मैं ट्राई किया अपने साइड से ना, जितना ईजी हो पाए मेरे हिसाब से, जितने ईजी वे में मैं आपको बता पाऊँ या समझा पाऊँ, उतने ईजी वे में ट्राई किया हूँ कि कैसे 3D को 2D में कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज बेसिकली तो 3D था ना, देखिए आपके पास 3D स्ट्रेस टेंसर पहले से था, इस 3D को मेरे को कन्वर्ट करना था 2D में। कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा, इस ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन आपका, कि थिकनेस अलोंग जेड एक्सिस 0, जिस एक्सिस के अलोंग आप थिकनेस 0 करोगे ना, उसके अलोंग जितना भी स्ट्रेसेस होंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। जैसे जेड एक्सिस के अलोंग, इसे जहां जहां पे भी जेड आ रहा है सभी स्ट्रेसेस 0। अगर मुझे कोई बोलता थिकनेस अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0, तो वैसे कंडीशन में क्या होता, जहां जहां एक्स है वो सब 0 हो जाता। कौन कौन सा, देखिए ये एक्स होता, ये 0 हो जाता, ये एक्स, ये 0, ये एक्स, ये 0 हो जाता, ये x 0 हो जाता, ये भी x क्या हो जाता, 0 हो जाता, इस टाइप से हो जाता। तो जिसके अलोंग आप थिकनेस क्या करोगे, 0 करोगे, उसी के अलोंग जितने भी, उसी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेसेस होंगे वो सभी कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बाकी सब आपके स्ट्रेस बचेगा। तो 3D से किस में कन्वर्ट हो गया, 2D स्ट्रेस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपके पास जो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स है, इसको देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास ये टाउ एक्स वाई है, और यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास टाउ एक्स वाई है। तो आप देखेंगे दोनों को, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट देखूंगा, तो इसका टाउ एक्स वाई का और इस टाउ एक्स वाई का, इसका जो इस पॉइंट के अबाउट कपल जो आएगा, जिसको मोमेंट नहीं कपल बोलूंगा दोनों फोर्सेस का मिला के, तो वैसे कंडीशन में वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट मीन्स टाउ एक्स वाई जो होगा, ये दोनों टाउ एक्स वाई जो होगा, उसका कपल इस डायरेक्शन होगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब बात करता हूं मैं इन दोनों की बात करता हूं। देखिए ये वाला जो होगा आपके पास टाउ वाई एक्स जो हो गया है, और यहाँ पे ये जो टाउ वाई एक्स हो गया, दोनों कलर इसलिए ब्लू कर दिया हूँ। तो ये दोनों जो ब्लू कलर वाले जो फोर्सेस है, टाउ वाई एक्स और टाउ वाई एक्स जो हो जाएगा, इसका आप अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये बॉडी का, इसका जो कपल का डायरेक्शन जो होगा, वो उस बॉडी को इस वाले डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। तो ये कपल हुआ तो उसका वो एंटी कपल हो गया, इट विल ट्राई टू बैलेंस, एक काउंटर क्लॉक हो दूसरा, सो बोथ विल बैलेंस ईच अदर। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ये जो रेड वाला यानी टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई के कारण जो कपल आ रहा था बॉडी को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन रोटेट करने की कोशिश कर रहा था, बट ये टाउ वाई एक्स जो है उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, तो यहाँ पे नेट मोमेंट या नेट कपल को वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए कैसा हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से टाउ एक्स वाई और अगर मैं टाउ वाई एक्स की बात करूं, तो दोनों जो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों को कैसे लिख दिया हूं, सेम लिख दिया हूं। तो अगर ये दोनों सेम है, दैट्स वाई इन दोनों को दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो इसको ऐसा बोला जाता है, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जैसे बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड मतलब अगर कहीं पे अगर टाउ एक्स वाई अगर एग्जिस्ट करेगा, तो डेफिनेटली वहां पे टाउ वाई एक्स भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के इक्वल है, दोनों क्या करेंगे, वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूंगा तो सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर, अगर मान लो टाउ आपके पास एक्स वाई है, मान लो टाउ वाई जेड है और टाउ आपके पास जेड एक्स है,
तो ये जो होगा टाउ वाई जेड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ जेड वाई के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो टाउ जेड एक्स जो है वो टाउ एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। सो दीज आर सेम, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ध्यान देना है ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज स्ट्रेसेस है यहाँ पे, देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड इसके इक्वल और थर्ड इसके इक्वल है। तो आपस में कैसा होता है, तीनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों कैसा होता है, इक्वल होता है, राइट। मे बी उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट कैन बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है, उनका डायरेक्शन अलग हो सकता है, अलग है, बट इस तरीके से आप देखेंगे तो 2D स्ट्रेस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था 2D स्ट्रेस एलिमेंट। तो वैसे कंडीशन में ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, यहाँ पे सेम हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई जब 2D स्ट्रेस एलिमेंट बनता है, जब 2D स्ट्रेस एलिमेंट बनता है तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे, राइट, सिग्मा एक्स लिखते हैं यहाँ पे, राइट, सिग्मा वाई लिखते हैं डायगोनल पे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जब लिखने की बारी आती है तो आप देखिए यहाँ पे टाउ एक्स वाई लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए टाउ एक्स वाई। ये एक्स फेस है बिकॉज हियर वी हैव एक्स फेस, और ये वाला वाई फेस है, तो ये हो गया एक्स फेस हो गया, और ये वाला हो गया आपके पास वाई फेस हो गया। तो यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली में टाउ वाई एक्स लिखना चाहिए, बट लोग वाई एक्स नहीं लिखते हैं कई बार, सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं टाउ एक्स वाई लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कैसा दोनों सेम है। तो कई बार ऐसा होता है यहाँ पे लोग एक्स वाई भी यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के सेम है। तो ये डायगोनल में आपके पास आ गया है नॉर्मल स्ट्रेसेस, और ये दोनों कैसे आ गया वहाँ पे शियर स्ट्रेसेस आ गया। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं, जहाँ पे ये तीनों जो होगा, ये तीन पेयर आपस में ऐसे इक्वल होंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस हो गया है। तो आप एक देख सकते हैं 9 एलिमेंट्स था, जहाँ पे 3 आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है और बाकी के 6 आपके पास शियर स्ट्रेसेस है 3D स्ट्रेस एलिमेंट में। और 2D स्ट्रेस एलिमेंट में देखेंगे तो आपके पास जनरली 4 एलिमेंट्स आते हैं, 2 नॉर्मल स्ट्रेस और बाकी के 2 शियर स्ट्रेस आएंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ वो स्ट्रेस से स्टार्ट किया हूँ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में बेसिक लिया हूँ, ब्रॉड जनरली हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। दोनों में एकदम क्लियर डिफरेंस देखा हूँ कि क्या डिफरेंस है, एकदम क्लियर डिफरेंस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस देखा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर देखा हूँ, 2D के लिए देखा हूँ और 3D के लिए देखा हूँ। आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आप 3D को 2D में कैसे कन्वर्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वो एकदम क्लियर ही नहीं होता है कि 3D को 2D में आखिर कन्वर्ट कैसे करना है करके, वो बहुत ज़्यादा बेसिक आइडिया नहीं होता है। दैट्स वाई जब क्वेश्चन आता है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। देखिए मैं अभी ना गेट का प्रीवियस क्वेश्चन लेता हूँ और देखता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से अगर पढ़ा हुआ है, 3D को 2D में कन्वर्ट करना उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को विद इन वेरी लेस टाइम फ्यू सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर लेगा उस प्रॉब्लम को, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैकेनिकल गेट 2014 में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है, अ थिन प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज सोन इन द फिगर बिलो। अब देखिए 2 व्यू दिया हुआ है, आप इसको अगर फ्रंट व्यू बोलेंगे तो इसको साइड व्यू बोलना पड़ेगा, या फिर इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे तो इसको साइड व्यू बोलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है, इस प्लेट पे प्रेशर लग रहा है, यानी डिस्क टाइप का है जिसमें आप सर्कुलर डिस्क देख सकते हैं। थिकनेस जो है ऑलमोस्ट, थिन का मतलब यहाँ देखिए ये थिन प्लेट की बात कर रहा है, अ थिन प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी इसका ऐसा बोल दे रहा है कि जो थिकनेस है उस प्लेट का वो ऑलमोस्ट जो है वो 0 है, थिकनेस ऑलमोस्ट 0, काफी थिन प्लेट है, थिकनेस क्या बोल दे रहा है, 0 बोल दे रहा है। वैसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए अब थिकनेस कौन से एक्सिस के है, तो ये देखिए एक्स और वाई, तो एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग डायमेंशन है, तो थिकनेस विल बी अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो थिकनेस जो होगा वो अलोंग जेड होगा, थिकनेस विल बी अलोंग जेड एक्सिस, तो उसका थिकनेस जो है ना वो जेड एक्सिस के अलोंग है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग थिकनेस कितना उसका 0 है। पहली बात तो ये हो गया, साफ साफ क्लियर हो गया। थिन प्लेट है और एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, क्योंकि देखिए एक्स में तो रेडियस है, वाई में रेडियस हो जाएगा, तो दोनों 0 नहीं हो सकता एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो जेड के लॉन्ग परपेंडिकुलर टू पेपर, या फिर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जेड एक्सिस दिया है, तो ये जो थिकनेस है दिस मच थिकनेस, दिस थिकनेस अलोंग जेड डायरेक्शन, तो इसका जो थिकनेस हो जा रहा है यहाँ पे मैं इस वाले फिगर से देख सकता हूँ, थिकनेस इज 0 ऑलमोस्ट 0 अलोंग जेड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा अलोंग जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग जो हो गया थिकनेस कितना हो गया, सबसे पहली बात इसका 0 हो गया है। अब आगे पूछा है अंडर द एजम्पशन ऑफ द प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहा है। प्लेन स्ट्रेस का मतलब हुआ 2D स्ट्रेस सिस्टम, बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, प्लेनर स्ट्रेस सिस्टम हो जाएगा, तो 2D की बात कर रहा है, 2D स्ट्रेस सिस्टम की बात कर रहा है। अंडर द एजम्पशन ऑफ द प्लेन स्ट्रेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मल्टीपल चॉइस जो है वो सही है बोल रहा है। तो सिंस मैं जानता हूं कि जिस डायरेक्शन, क्योंकि मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम लोग जनरली कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जनरली 3D को अगर मुझे कन्वर्ट करना होता है 2D में कन्वर्ट करना होता है, तो किसी
थिकनेस किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मुझे क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। जिस एक्सिस के अलॉन्ग थिकनेस को मैं जीरो करता हूं, राइट, सपोज करो जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं थिकनेस को जीरो किया तो स्ट्रेस जो आने वाला होगा जेड से एसोसिएटेड जो भी स्ट्रेसेस होगा वो सब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेफिनेटली है, राइट। तो इसका मतलब अगर जेड के अलॉन्ग, अगर आपका जेड के अलॉन्ग अगर थिकनेस अगर जीरो हो जा रहा है तो वैसे कंडीशन में जेड से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेसेस होंगे सब जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जेड से रिलेशन जैसे टाउ जेड जेड हो गया, फिर आपका टाउ जो हो गया जेड एक्स हो गया, फिर आपका जो टाउ जो हो गया एक्स जेड हो गया, फिर आपका टाउ जो है वो वाई जेड हो गया, या फिर टाउ जो है आपका जेड वाई हो गया। ये सभी स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जेड से और टाउ जेड जेड को क्या बोला जाता है, सिग्मा जेड बोला जाता है, या फिर राइट सिग्मा जेड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस जो है, तो ये बाकी सब तो सी स्ट्रेसेस हो गए, बाकी चारों सी स्ट्रेस हो गए। तो ये पूरा का पूरा 5 एलिमेंट जो होगा जीरो होगा, जिसमें से पहला वाला टाउ जेड जेड जो होगा दैट इज सिग्मा जेड जो होगा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, वो भी कितना होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं अगर, तो यहाँ पे ना सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात किया है, यानी इन सभी सी स्ट्रेसेस के बारे में बात नहीं किया, इन चारों के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, नो डिस्कशन अबाउट ऑल 4, इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया हुआ है, कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, दैट इज टाउ जेड जेड या सिग्मा जेड के बारे में बात कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में, आप चारों ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग जेड डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है। चारों ही ऑप्शन में नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है अलोंग द जेड डायरेक्शन, सभी में देखिए जेड डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, राइट, सभी में जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो बोलता है नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेसिव होगा, नॉर्मल स्ट्रेस वेरी करेगा जेड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा जेड डायरेक्शन में वो सीधी सी बात है जीरो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है, जीरो होगा, वाई, बिकॉज थिकनेस अलोंग जेड डायरेक्शन इज ऑलरेडी जीरो, क्योंकि ये 2D यानी प्लेनर स्ट्रेस सिस्टम, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम है, 2D बाइक सिस्टम है। वैसे कंडीशन में थिकनेस जिस एक्सिस के अलॉन्ग जीरो होता है उससे से जितने भी स्ट्रेसेस होते हैं उन सभी जीरो होते हैं, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। वैसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में आपको जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। आप देख सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट अगर ना बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही बेस्ट वे में अगर स्टडी करके जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, अगर उसने स्ट्रेस टेंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, उसने 3D को 2D में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, वैसे कंडीशन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज स्टूडेंट क्या करेगा, एकदम आसान तरीके से, एकदम ईजी वे में स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस चीज़ को सिर्फ देख के एज ए स्टूडेंट, अगर मान लो मैं अगर गेट 2014 में जाऊँ, या मेरा कोई स्टूडेंट जिसको मैंने अगर क्लासरूम में बहुत ही प्रॉपर वे में अगर उसको मैंने बताया सभी चीज़ों को, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, कैसे उसको देखना चाहिए, राइट, वैसे कंडीशन में ऑल्दो कि हम लोग क्लासरूम में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देके पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी जो होती है, थोड़ी सी और ज़्यादा आप सोच सकते हो एक्सपेक्टेड क्लैरिटी होता है, या थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ना जो कंसेप्ट होता है थोड़ा और ज़्यादा वे में मिल जाता है। तो वैसे कंडीशन आप देखेंगे ऐसा कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एकदम प्रॉपर वे में पढ़ के जा रहा है, वैसे कंडीशन में उसको ना टेंशन नहीं होगा, बिकॉज वो देखेगा सिर्फ यहाँ पे थिन प्लेट है और थिकनेस अलोंग जेड डायरेक्शन जीरो हो सकता है, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में तो रेडियस यहाँ पे आ रहा है जो जीरो नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी रेडियस आ रहा है जो कि जो रेडियस है दोनों डायरेक्शन जीरो नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है जेड डायरेक्शन में जीरो हो सकता है, और अगर जेड डायरेक्शन में अगर जीरो हो सकता है तो डेफिनेटली जेड से एसोसिएटेड जितने भी स्ट्रेसेस होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई नॉर्मल स्ट्रेस और जीरो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, तो सीधा इसको टिक कर देना, सिर्फ ये जीरो देखता और टिक कर देता, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। एकदम सिंपल सा था, आसान तरीके से था, एकदम आसान तरीके से। हार्डली क्वेश्चन को पढ़ने में अगर 10 सेकंड लगेगा या 12 या 15, या क्वेश्चन को पढ़ने में अगर 20 सेकंड लगेगा तो सोल्यूशन करने में हार्डली उसके बाद 5 या 10 सेकंड ही लगेगा, उससे टाइम नहीं लगेगा। काफी आसान होता अगर आपका ना कंसेप्ट अगर बहुत ही इजी वे में, एक सीक्वेंस वे में, एक अरेंज्ड वे, मैनर वे में पढ़ा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में क्वेश्चन बनाना उस समय आपके लिए काफी आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। सो मैं ट्राई करूंगा कि जो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सीरीज चलेगा, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्लास में, जो भी मैं पढ़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं फुल सिलेबस यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट जितने भी सिलेबस का जो भी पोर्शन मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम पोर्शंस को लेने का, जो भी पोर्शन मैं यहाँ पे कवर करूंगा पूरे सिलेबस में से, वो एकदम क्लियर वे में, सिंपल वे में और इजी वे में कोशिश करूंगा समझाऊं या मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सो दैट आप अगर उन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनाने जाते हो, और क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, चाहे वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप अगर गेट एग्जाम बनाते हो, सो दैट आपको बहुत सा हेल्प मिलेगा और आप एकदम ईजी वे में क्वेश्चन को बना पाओगे, आसान से बना पाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।